नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि मैंने एक वीडियो दिया था जिसका टाइटल था अशोक महान क्यों था। इस पर हमारे कुछ शुभचिंतक कहेंगे, एक दर्शक ने एक कमेंट किया था कि जो अपने 99 भाइयों का हत्यारा वह अशोक महान राजा कैसे हुआ। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि दर्शकों से कि आप पूरे वीडियो को अवश्य सुनिएगा और यदि चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के इस चैनल पर आएँ। कुछ रहस्यमय वीडियो, मिस्टीरियस वीडियो आप लोग के सामने रखें। तो सबसे पहले मैं यह कह दूं कि कमेंट आप लिखिए, अच्छी बात है, कमेंट दीजिए, इससे हमको भी आगे भी प्रेरणा मिलेगा कुछ करने के लिए। लेकिन कमेंट लिखते समय अपने लहजा को भी ध्यान में रखिए, लक्ष्य को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि इंसान कितना नेक, अच्छा और क्वालिफाइड है। और जो कुछ भी कमेंट लिख रहे हैं निश्चित रूप से वे हमारे शुभचिंतक रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हमारी चर्चा को। तो चलिए, सभी को धन्यवाद और साथ में उन सभी को भी धन्यवाद जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनको कोटिशा धन्यवाद। तो आज मैं इस विषय पर आप लोगों के सामने पुनः एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं कि अशोक महान क्यों था। जैसा कि एक भाई का कहना था कि 99 भाइयों का हत्यारा अशोक महान क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, इतिहास कंप्लीट अध्ययन नहीं है। कुछ बातें किसी के जीवन से जुड़ा हुआ और किसी के शासन काल से जुड़ा हुआ संपूर्ण बातों का अध्ययन प्रस्तुत नहीं है। प्राचीन इतिहास के स्रोत साहित्य रहे हैं। साहित्यकारों ने जो कुछ भी लिखा है मात्र उतना ही इतिहास नहीं रहा है, इतिहास और भी है। तो इतना तो मोटे तौर पर जान लीजिए कि भारत में मौर्य शासन काल लगभग 237 वर्ष रहा। ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व तक लगभग 237 वर्ष। अब आप देखिए, भारत में अंग्रेजी राज का काल कितना रहा, ये भी थोड़ा विचार कर लिया जाए। लगभग 200 वर्ष। 1857 में बंगाल के नवाब सिराजदौला को हरा करके अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रखी। फिर धीरे धीरे विस्तार होता रहा और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन काल रहा। वहीं मौर्य साम्राज्य का शासन रहा, मौर्य राजाओं का शासन रहा ईसा पूर्व 322 से लेकर के ईसा पूर्व 185 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें अशोक सर्वाधिक समय तक राजा रहा। ईसा पूर्व 271 ईस्वी से लेकर के अशोक की मृत्यु हो जाती है ईसा पूर्व 232 ईस्वी में। अशोक एक प्रजापालक राजा थे, इतिहासकारों ने भी बताया है। देवा नाम प्रियदर्शी उनका नाम था, देवताओं के लिए प्रिय थे वे। अशोक ने धाम की नीति अपनाई, यानी आचरण नैतिकता की नीति पर बल दिया। उन्होंने सभी धर्म को समन्वय करने का काम किया, सभी धर्मों को मूल भाव को उन्होंने समझा। यहाँ तक कि
पितृनिरंकुशता का सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया। और उनका एक विचार यह भी था कि राजा प्रजा का प्रतिपालक होता है, ऋणी होता है। ये महान विचार को लेकर के अशोक देश पर शासन कर रहा था। तो ज्यादा इतिहासविद तो मैं नहीं हूं, इतना कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। राजपद यूं ही नहीं मिल जाता। राजपद यूं ही नहीं मिल जाता। जरूर एक कंपटीशन में को फेस करके प्राप्त किया जाता है। यदि महान नहीं है, यदि अशोक महान नहीं होता, यदि अशोक में क्वालिटी नहीं होती, यदि अशोक में योग्यता नहीं होता, यदि अशोक में प्रशासक की क्षमता नहीं होती, तो अशोक सबसे पहले तो राजा नहीं होते, क्योंकि उनके अनेक प्रतिद्वंदी थे। अनेक प्रतिद्वंदी थे और इन प्रतिद्वंदियों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था राजपद के लिए। और एक बहुत ही कठोर कंपटीशन फेस करके कोई राजपद प्राप्त करता था। जैसा कि आपने कहा कि अशोक के 99 भाई थे। इतना तो तय है कि एक स्त्री के 99 पुत्र नहीं हो सकते। अशोक के पिता बिंदुसार ने 16 शादियां की थी, 16 रानियां थी, 16 पटरानियां थी, जिससे 101 पुत्र हुए थे। अब सिर्फ 101 संतान हुई थी कि उसमें पुत्रियां थी, इतिहास में अस्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन 101 पुत्र की बात अक्सर इतिहासकारों ने बताया। इसका मतलब कि उसकी कोई बिंदुसार का कोई पुत्री जन्म नहीं लिया होगा। और जब पुत्री जन्म लिया होगा तो यह 16 पटरानी से अशोक के कुल कितने संतान हुए होंगे, जो अकल्पनीय है। एक इंसान इतने संतान कैसे पैदा कर सकता। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि अशोक के 101 भाई थे, 100 भाई थे। तो निश्चित तौर पर राजपद के लिए सब दावेदार होंगे। एक बहुत ही हार्ड कंपटीशन हुआ होगा उन लोगों के बीच। और जो इस कंपटीशन में सक्षम था, कैपेसिटी था जिसके भीतर, वही राजा बना। तो अशोक महान क्यों नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जब अशोक अकेला 99 भाइयों को हत्या कर सकता है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इतिहास में यह भी बताया गया है कि अशोक ने अपने एक भाई को छोड़ दिया था। इतिहास में यह भी बताया गया है कि उसने 99 भाई की हत्या की, लेकिन उसका एक और भाई था जिसको वह छोड़ दिया। अशोक ने उस भाई पर दया क्यों दिखाया। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जब अशोक 99 भाइयों को हत्या कर सकता था, तो यह 99 भाई मिलकर अकेले अशोक को हत्या क्यों नहीं किया। क्या यह 99 भाइयों से अकेला अशोक शक्तिशाली था। यदि शक्तिशाली था, ज्यादा ताकतवर था, तो ताकतवर को ही राजा बनना चाहिए। कमजोर क्यों राजा बनेगा। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। राजपद के लिए, राज सिंहासन के लिए हमेशा से ही कंपटीशन होता रहा है। और
राज सिंहासन के लिए हमेशा से ही राजघरानों में षड्यंत्र चलता रहा है। महाभारत के इतिहास को ही देख लीजिए। सत्यवती ने शर्त रखी थी शांतनु से कि मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, इसलिए भीष्म पितामह राजा होने से वंचित रह गए। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने शर्त रखी थी राजा दशरथ से कि मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, जिसके कारण राम को वनवास होना पड़ा। 16 पटरानियां थी बिंदुसार की। तो क्या ये आपस में एक दूसरे से ईर्षा भाव नहीं रखते होंगे? उनके बीच सौतन का डाह नहीं होगा? फिर इन भाइयों के बीच परस्पर विवाद नहीं होगा? निश्चित रूप से रहा होगा। आपसी षड्यंत्र का शिकार रहे होंगे। इतिहास में यह भी कहा गया है कि अशोक का एक भाई सुसीम था, जिसको बिंदुसार ने राजा बनाया। बड़ा था सबसे, लेकिन वह उतना योग्य नहीं था। जनता की चाह थी कि अशोक राजा बने। जनता के बीच लोकप्रिय थे अशोक। जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त था। जनता के चहेते थे अशोक। यदि जनता के चहेते नहीं रहते तो अशोक अकेला 99 भाइयों को हत्या नहीं कर सकता था। वो लोगों के साथ और समर्थन था। अगर हम इसके सत्य माने तब अकेला तो कर ही नहीं सकता था। जनता के चहेते थे, जनता के बीच लोकप्रिय थे। उनके बड़े भाई जब शासक हुए, बिंदुसार ने उन्हें राजगद्दी सौंपा। जगह जगह पर विद्रोह उठने लगे। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उज्जैन में विद्रोह हुआ, जो कि उप राजधानी थी मगध का, और उसका भाई सुसीम उस विद्रोह को दबाने में अक्षम था। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबाया। जनता में उनकी लोकप्रियता और बढ़ते गई। जनता ने उन्हें दिलो जान से चाहने लगा, और इन्हीं जनता के समर्थन से अशोक ने 237 वर्षों के शासनकाल में अकेले 40 वर्ष तक भारत पर राज किया था। 200 ईसा पूर्व 241 से लेकर के ईसा पूर्व 232 तक। अब जरा ध्यान से बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि इतने सारे युद्ध हुए राज सिंहासन के लिए, राज विस्तार के लिए। यदि एक बात और मैं यहां बता दूं, यहां एक और प्रश्न आता है कि पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों की हत्या की, राइट? निसंदेह आप यह नहीं कह सकते कि पांडव बुरे थे, अपने भाइयों को हत्यारे थे। जरा दुर्योधन का इतिहास पढ़िए, कौरवों का इतिहास पढ़िए, उनका चरित्र विचार कैसा रहा होगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने यह प्रश्न रखा कि यदि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध करूं, अपने जो है पूर्वजों, अपने दादा परदादाओं के, अपने चाचा के साथ युद्ध करूं, अपने गुरु के साथ युद्ध करूं, और मैं जीत भी जाऊं, तो इतिहास में क्या मुझे वीर लोग स्वीकार करेंगे? हमारा चेहरा कलंकित नहीं होगा कि अपने ही परिवार को, लोगों को वध करके राजगद्दी प्राप्त किया था? मैं इसे क्यों मारूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यह भ्रम में मत रहो, ये तुम्हारे मारने के लिए आए हैं। तुम मारो या ना मारो, ये तुम्हें जरूर मारेंगे। अब तुम्हारा निर्णय कि तुम इस पर दया करते हो या युद्ध लड़ते हो। तुम मारो या ना मारो, ये जो है तुम्हें जरूर मारेंगे। तुम भले ही दया बरसाओ, लेकिन ये तुम पर दया नहीं करेंगे। अशोक के माता की हत्या कर दी गई थी। उस समय अशोक कलिंग के एक बौद्ध स्तूप में रहा करता था। पिता के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया गया था। सुसीम को राजा बनाया गया, उसको राजपद से बाहर निकाल दिया गया, और वह जाकर बौद्ध स्तूप कलिंग में रहता था। तब संप्रति जो कलिंग आज उड़ीसा में, जब उसे पता चला कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है, वह षड्यंत्र
करके कि उसकी माँ की हत्या कर दी गई है, और ये सारा खेल राजपद के सिंहासन के लिए हो रहा था। जब ही उसकी अब पता चला कि उसकी माँ की हत्या कर दी गई है, अशोक ने आया। स्वाभाविक है, जब किसी की माँ की जब हत्या होगी लोग क्रोध में आएंगे, कोई भी क्रोध में आएगा। अशोक ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो राज सिंहासन के लिए युद्ध अनिवार्य होता था। तुम मुझे मारो या ना मारो, तुम उसे लड़ो या ना लड़ो, वह तो तुम्हें मारेगा ही। सेल्फ डिफेंस करना भी जरूरी होता है। सेल्फ डिफेंस अत्यंत जरूरी होता है, और सेल्फ डिफेंस में हम कुछ करें तो वह कानूनन दृष्टि से भी जायज है। तो राजाओं अशोक को इतिहास पढ़ें, पूरी विस्तार से जानें। देखिए, जीवन को, समस्याओं को निदान कैसे करें, हम अपने जीवन को सहज और सुलभ कैसे बनाएं, अपनी निजी जिंदगी के समस्याओं को हल कैसे करें, यह ज़्यादा विचारणीय है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, धर्म की नीति अपनाई, और इन सारे चीज़ों को उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिनके कारण वे जनता में लोकप्रिय रहे। ऐसे किसी भी राजा का चरित्र देख ले, युद्ध हमेशा करता रहा है, इतिहास में बताया गया है, और अपने प्रतिद्वंदियों को कुचलता रहा है। सब राजा का एक ही इतिहास है, जो प्रतिद्वंदी थे उनको कुचला गया। सभी ने ऐसा किया, एक अकेला अशोक नहीं। यदि हम इतिहास में जो आप पढ़ रहे हैं उस बातों को अगर सुनते हैं और मानते हैं तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है, लेकिन किसी राज वंश का संपूर्ण कंप्लीट इतिहास नहीं है। कुछ बातें छूट गई है, और कुछ बातें तो निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अशोक मोटे तौर पर महान राजा अवश्य रहा होगा, तभी 40 वर्षों तक शासन किया। और अकेले अशोक ने ही 40 वर्षों तक शासन नहीं किया, उसके साथ उसका जनता का सहयोग भी रहा होगा, और जनता का सहयोग रहा तभी आज अशोक इतने बड़े साम्राज्य स्थापित किया, और इतने लंबे अरसों तक, इतने लंबे वर्षों तक शासन किया। और जनता का सहयोग इसलिए मिला क्योंकि वह उसके पात्र था, उसके योग्य था। अन्यथा जनता समर्थन क्यों करता, जनता समर्थन क्यों करती। इसलिए अशोक महान था। और मैं आज अपनी इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।